हेलो एवरीवन। चलो बच्चे आगे करना शुरू करते हैं। चलो बच्चे अब आ जाओ 194 ई पे। क्या कहता है देखो, सिंपल सा सेक्शन है। पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और एन एंटरटेनर who is not a citizen of India और अ स्पोर्ट्स एसोसिएशन। मैं भी थोड़ा सा आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ बेटा, ये देखना जरा। फोर्थ कॉलम देखना, income should be of the nature referred to in section 115 BBA, that is income received by way of participation in any game or sports in India। चलो मेरी बात सुनो बेटा। बेटा कई बार पता है क्या होता है, सुनो। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ना नॉन रेजिडेंट लोग जो एनआर होते हैं, एनआरआई आप कह सकते हो, नॉन रेजिडेंट, वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं, इंडिया में, और इंडिया में किसी गेम में या किसी स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट। जैसे जैसे आपने देखा होगा बेटा, आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में, बहुत सारे बेटा स्पोर्ट्समैन जो बाहर के कंट्रीज के होते हैं वो इंडिया में आते हैं और आपका पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स ये आपका इंडिया में आया, आईपीएल में इसने क्या करा, पार्टिसिपेट। फ्रेंचाइजी से क्या लिया, पैसा। बेटा उस पैसे पे टीडीएस कटेगा कितना, 20% तो कटेगा ही कटेगा, प्लस 4% का जो सेस है ना, वो भी उससे उसी वक्त उसकी इनकम में से काट लिया जाएगा। यानी इफेक्टिव रेट बेटा 20.8% आता है। कैसे, 20% प्लस 20 पे 4%, मतलब 20 पे 4% अगर आप निकालोगे बेटा तो 0.8 आ जाएगा। तो 20 पे 4% यानी 0.8, यानी टोटल बन जाता है 20.8% का। उससे क्या काट लिया जाएगा, टीडीएस। तो एबी डिविलियर्स इंडिया में आके आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, इनकम कमा रहा है, फ्रेंचाइजी से पैसा ले रहा है, वो फ्रेंचाइजी उसे 20.8% का टीडीएस काट के पैसा देगी। अच्छा, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट किया या contribution of articles relating to any game or sports in India in newspapers, magazines और journal। बेटा बहुत सारे ना नॉन रेजिडेंट क्या करते हैं, इंडिया में कोई न्यूज़पेपर पब्लिश होता है इंडिया में, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, इसमें ना वो कॉलम्स लिखते हैं बेटा, आर्टिकल्स लिखते हैं गेम्स के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो उनको जो पैसा दिया जाएगा उस पे भी क्या काट लिया जाएगा, टीडीएस। या कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आके अपनी परफॉर्मेंस देता है। अब इमेजिन करो कुछ टाइम पहले जस्टिन बीबर आया था और उसने इंडिया में आके अपनी क्या दी थी बेटा, परफॉर्मेंस दी थी। तो उसको जो कंसिडरेशन मिलेगा ना बेटा, उस पर 20.8% का क्या काटा जाएगा, टीडीएस। काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो उसको दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका 194 ई हो गया। अब बेटा 194 ई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, देखो। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स इन नेशनल सेविंग स्कीम। तो पता है क्या, सुनो, हमने नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा जमा करवाया, अब मेच्योरिटी पे आपको नेशनल सेविंग स्कीम से पैसा रिसीव हुआ, तो जो पैसा आपको रिसीव हुआ है फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम, उस पे बचे 10% का टीडीएस कटेगा, अगर आपको अमाउंट मिला है 2500 रुपए या उससे ज्यादा का। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा करते हैं, ध्यान से बेटा मेरी बात सुननी है। 194 आई बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 194 आई,
बेटा हम ना 194I और 194IB एक साथ पढ़ेंगे, समझेंगे। ध्यान से सुनना बेटा। 194IB है पेमेंट ऑफ रेंट का सेक्शन, और 194IB भी है पेमेंट ऑफ रेंट का सेक्शन। डिफरेंस क्या है वो समझना है। 194I एप्लीकेबल होता है अगर रेंट की पेमेंट करी है बाय एनी असेसी अदर देन दोज कवर्ड अंडर सेक्शन 194IB। यानी बेटा पता है क्या, 194I उन्हीं असेसीज के ऊपर अप्लाई करेगा जिन्होंने रेंट की पेमेंट करी है अदर देन दोज विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 194IB। तो अगर IB पढ़े बेटा, IB में कौन कवर होते हैं? पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF। मतलब एक बात समझो, इंडिविजुअल और HUF आई में कवर्ड नहीं है, इंडिविजुअल और HUF IB में कवर्ड है। other than those whose sales oblique gross receipts exceed 1 crore or 50 lakh in the immediately preceding financial year। मैं आपको बेटा समझाता हूं, आओ मेरे साथ साथ। यहां पर लिखो बेटा सेक्शन 194I एंड IB एक साथ पढ़ेंगे बेटा। ये दोनों ही सेक्शन किस पे TDS की बात करते हैं? TDS ऑन रेंट। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिखो पहले, 194I एंड IB ये दोनों सेक्शन TDS ऑन रेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। सुनो ये सेक्शन बेटा क्या कहता है। ये सेक्शन कहता है, एक तो होता है बेटा पेयर, है ना, जिसने रेंट दिया, और एक होता है पेई, जिसको रेंट मिला। एक होता है पेयर, एक होता है पेई। अब सुनना बेटा, पेयर ना दो हो सकते हैं। पेयर कौन है बेटा? जो रेंट दे रहा है। दो हो सकते हैं पेयर, इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF को मैंने बेटा एक साथ ले लिया है, बाकी हो गए अदर असेसीज, फर्म कंपनी वगैरह सब यहां पर आ गए, अदर असेसी। ठीक है, अच्छा। अब इंडिविजुअल HUF भी बेटा दो होते हैं। इंडिविजुअल HUF भी दो होते हैं। एक तो वो जिनका ऑडिट हुआ है बेटा अंडर सेक्शन 44AB इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक तो वो जिनका ऑडिट हुआ है अंडर सेक्शन 44AB अंडर सेक्शन 44AB इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और दूसरे हो गए अदर इंडिविजुअल एंड HUF, मतलब जिनका ऑडिट नहीं हुआ है, जिनका ऑडिट नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 44AB इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कॉपी करते जाओ बेटा साथ साथ। कॉपी करो बेटा। अच्छा, अब आगे की बात करते बेटा। बेटा एक बात याद रखना, जिनका ऑडिट हुआ है ना 44AB में इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो कवर्ड हैं सेक्शन 194I में। तो जिनका ऑडिट हुआ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो 194I में कवर्ड है। हां, जिनका ऑडिट नहीं हुआ है
इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 194 आई बी में कवर्ड है, और जो बेटा अदर असेसीज है ना वो भी सेक्शन 194 आई में कवर्ड है। ये कॉपी करो बेटा। कॉपी करो बेटा, बड़ी काम की बात बताई है बेटा मैंने आपको। तो मुझे एक बात बताओ, जिन इंडिविजुअल एचयूएफ का पिछले फाइनेंशियल ईयर में बेटा ऑडिट हुआ है वो रेंट पे टीडीएस काटेंगे 194 आई में, जिनका पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ है वो इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस काटेंगे 194 आई बी में, और अदर असेसी चाहे फर्म हो कंपनी हो ऑडिट हुआ हो ना हो वो टीडीएस काटेंगे 194 आई में। तो बताओ कि आईबी में सिर्फ कौन कवर्ड है बेटा? आईबी में वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट नहीं हुआ है, यानी आप कह सकते हो छोटे इंडिविजुअल एचयूएफ। जो बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका ऑडिट हुआ है, जिनका टर्नओवर 1,50,00,000 से ज्यादा है, तो बेटा 1,00,00,000/50 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ था बिजनेस के केस में, 50 लाख था प्रोफेशनल्स के केस में। तो जो बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका पिछले साल में ऑडिट हुआ है वो काटेंगे 194 आई में। अब सुनो, अब उन्होंने क्या कहा, ये जो पेयर है इसने पेई को क्या दिया? रेंट। तो बेटा इस रेंट पे ना, इस रेंट पे क्या कटेगा बेटा? टीडीएस कटेगा। इस रेंट पे बेटा क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा, है ना? दो सेक्शंस में कटेगा ना टीडीएस। कौन से दो सेक्शन में? जिनका ऑडिट नहीं हुआ है, जिनका ऑडिट नहीं हुआ है वो इंडिविजुअल एचयूएफ तो टीडीएस काटेंगे 194 आईबी में, और जिनका ऑडिट हुआ है वो इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस काटेंगे 194 आई में, और फर्म कंपनी वगैरह, फर्म और कंपनी वगैरह जिनका ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है वो टीडीएस काटेंगे 194 आई में। कितना कटेगा, लिमिट क्या है वो पढ़ते हैं, पहले कॉपी करो। करे बेटा, देखो अब कितना कटेगा, पहले आईबी देख लेते हैं बेटा, पहले आईबी देख लेते हैं। कितना कटेगा टीडीएस? 5% का कटेगा टीडीएस। अगर रेंट एक्सीड कर जाता है 50,000 फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब 15 दिन का 50,000 है या पूरे महीने का 50,000 है, 5% का टीडीएस कटेगा बेटा। तो बताओ टीडीएस कितना कटेगा आईबी में? 5%। इफ रेंट एक्सीड्स 50,000, 50K लिख दिया मैंने पर मंथ। अगर आपका टीडीएस 50,000 रुपीज पर मंथ को क्या करता है? एक्सीड, तो कटेगा बेटा 5% का टीडीएस आईबी में। ये किनको काटना है? वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट नहीं हुआ है। ठीक है, लिखो बेटा। फिर आई पे आते हैं। अब देखो आई क्या कहता है, कितना टीडीएस कटेगा? आई कहता है, आई कहता है टीडीएस कटेगा 2%, तो कटेगा रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट और मशीनरी का जो रेंट दे रहे हो उस पे 2% है, ठीक है, और 10% इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर रेंटल पेमेंट्स। याद है सैलरी चैप्टर में बेटा मैंने आपको बताया था रेंट फ्री अकोमोडेशन में कि कई बार ना आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया जाता है बेटा, कई बार आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया जाता है, मतलब चार दीवारी तो दी जा रही है, साथ में फ्रिज भी दिया जा रहा है, एसी भी दिया जा रहा है, टीवी भी दिया जा रहा है, वॉशिंग मशीन भी दी जा रही है, मतलब प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। अब सुनो, उन्होंने कहा प्लांट एंड मशीनरी पे और इक्विपमेंट्स पे 2% है, मतलब फर्नीचर, सॉरी सॉरी 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट,
जैसे एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स हैं, इन पे तो कटेगा 2%। और सुनो, 10% कटेगा अदर पेमेंट्स पे। अदर पेमेंट्स में जैसे बिल्डिंग का जो किराया है उस पे 10%, फर्नीचर का जो किराया है उस पे 10%, अगर रेंट की पेमेंट एक्सीड करती है 2,40,000 को। तो सुनो क्या कहा उन्होंने, 194I में कितना टीडीएस कटेगा बेटा? 194I में टीडीएस कटेगा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स पे 2%, बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 10%। ठीक है, अगर अगर पेमेंट 2,40,000 रुपए को बेटा क्या करती है, एक्सीड, मतलब पूरे साल का रेंट अगर 2,40,000 को एक्सीड करता है ना, तो प्लांट और मशीनरी वाले कंपोनेंट पे आएगा 2% और बिल्डिंग फर्नीचर वाले कंपोनेंट पे आएगा 10%। चलो बच्चे कॉपी कर लो इसे। ये आपका ना हमने 194I और 194IB बेटा एक साथ पढ़ा है, कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। समझ आ गया मेरे ख्याल से? तो एक बार बताओ, अगर मैं 3 लाख रुपए का रेंट दे रहा हूं साल का, उसमें से प्लांट और मशीनरी का है 1 लाख और बिल्डिंग का है 2 लाख, तो 1 लाख पे तो कटेगा 2%, और जो बिल्डिंग वाला कंपोनेंट है 2 लाख उस पे कटेगा 10%। सिंपल है, ठीक है। चलो बच्चे आगे चलते हैं। ये तो हो गया 194I और IB, बाकी ये हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। 194IA, अब सुनना, मैं ना आपको IA बेटा, IA और LA मैं एक साथ पढ़ाऊंगा बेटा, डिफरेंस आपको क्लियर होगा अभी। IA और LA, आओ पढ़ते हैं, फिर समझाता हूं, सिंपल है। IA कब एप्लीकेबल होता है? पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। एक बार LA पढ़ना, पेमेंट ऑन compensation on compulsory acquisition of certain immovable property other than agricultural land। तो नोटिस करो काफी हद तक सेम है ना, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं बेटा। सेक्शन 194IA एंड LA बेटा, ये दोनों सेक्शंस कब अप्लाई करते हैं, फिर डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा। ये दोनों सेक्शंस अप्लाई करते हैं पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर, in respect of transfer of immovable property other than agricultural land। ये कॉपी करो बेटा, ये दोनों ये दोनों कब अप्लाई करते हैं? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड पे। ये दोनों अप्लाई करते हैं बेटा ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड पे। क्या डिफरेंस है समझते हैं बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, मेरे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेटा, कोई लैंड है या लैंड और बिल्डिंग है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेटा मेरे पास, ठीक है। बेटा मैंने क्या करा, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने ड्यूरिंग द ईयर बेटा ट्रांसफर किया है।
मैंने इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ड्यूरिंग द ईयर बेटा क्या करा है, ट्रांसफर। मैंने इसका ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है, ट्रांसफर। अब आपने बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 पढ़ा हुआ है, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। किस किस चीज को ट्रांसफर माना गया है, तो याद हो आपको तो सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक वगैरह वगैरह, इनको बेटा ट्रांसफर माना गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रांसफर को ना बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। बेटा ट्रांसफर दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, या तो मेरा ट्रांसफर हुआ होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, मतलब गवर्नमेंट ने मेरा लैंड हो सकता है कंपल्सरली एक्वायर कर लिया हो, तो एक तो ट्रांसफर का तरीका है कंपल्सरी एक्विजिशन, बाकी है अदर मोड्स। अदर मोड्स मतलब सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, है ना, अदर्स। तो या तो ट्रांसफर हुआ है बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, या ट्रांसफर हुआ है अदर मोड्स के थ्रू। बेटा अगर ट्रांसफर कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू हुआ है ना, तो सेक्शन 194 एल ए अप्लाई करता है। अगर ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू हुआ है तो 194 ए अप्लाई करता है, एल ए अप्लाई करता है। और अगर अदर मोड्स के थ्रू हुआ है तो बेटा 194 आई ए अप्लाई करता है। बात समझ आई डिफरेंस? तो अगर ट्रांसफर मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो 194 एलए, किसी और मोड के थ्रू हुआ है तो 194 आईए। पक्का? कॉपी करो बेटा, फिर मैं आगे चलता हूं, फिर एक रीडिंग बेटा मारेंगे। कॉपी कर लो। तो याद रखना, अगर मेरे इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो 194 एलए करता है अप्लाई, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी और मोड के थ्रू हुआ है अदर देन कंपल्सरी एक्विजिशन तो 194 आइए। अब सुनो कितना टीडीएस कटेगा, पहले एलए देख लेते हैं बेटा। देखो बेटा टीडीएस कटेगा 10% का अगर आपको कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का मिला है। सुनो बेटा टीडीएस कटेगा कितना, एलए में, एलए में बेटा टीडीएस कितना है, टीडीएस कटेगा 10% का। अगर आपको पता है बेटा कंपल्सरी एक्विजिशन के टाइम पे गवर्नमेंट से क्या मिलता है बेटा, आपको कंपनसेशन। तो अगर कॉम्पनसेशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का मिला है तो 10% का टीडीएस कटेगा बेटा उस कंपनसेशन पे। ये तो हो गया 194 एल ए। अब आइए क्या कहता है, देखो आओ, आइए क्या कहता है, आइए कहता है टीडीएस कटेगा 1% का इफ अमाउंट रिसीव्ड इज 50 लाख और मोर। तो आइए में, आइए में बेटा टीडीएस कटता है आपका 1% का, टीडीएस कटता है 1% का। अगर कंसिडरेशन आपको मिला है मोर देन इक्वल टू 50 लाख, तो अगर 50 लाख या उससे ऊपर का कंसिडरेशन मिला है तो 1% का बेटा टीडीएस कटेगा आईए में। पॉइंट बेटा समझ आया? ये आपका डिफरेंस है बिटवीन सेक्शन 194 आई ए एंड एल ए। और एक बात और बता दो बेटा, ये दोनों ही सेक्शन, ये दोनों ही सेक्शन बेटा सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करते हैं, सब पे, सिवाय बेटा
एग्रीकल्चरल लैंड पे अप्लाई नहीं करते हैं। मतलब एग्रीकल्चरल लैंड पे अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है तो उसके कंसिडरेशन पे बेटा टीडीएस नहीं कटता है, ना आईए में ना एलए में। ऑल्दो इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेटा, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड पे, एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांसफर पे टीडीएस नहीं है। और ये बेटा एक रिलीफ है जो आप कह सकते हो किसको दी जा रही है, फार्मर्स को, जो किसान है। तो किसान ने अगर अपनी बेटा कोई जमीन बेची है, एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है, तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा, ना आईए में आएगा ना एलए में आएगा। कॉपी करो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, चलो आ जाओ। आईए हो गया, आई बी हो गया, आ जाओ जे पे। क्या कह रहा है, सिंपल सा है, जरा देखना बेटा। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे बेटा सीए की फीस है, प्रोफेशनल सर्विसेज, एडवोकेट की फीस है, प्रोफेशनल सर्विस है, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जैसे बेटा आपने आईटी रिलेटेड कोई काम करवाया, आईटी रिलेटेड कोई काम करवाया, कंप्यूटर की रिपेयर और मेंटेनेंस करवाई है, कोई इंटरनेट का कनेक्शन करवाया है, टेक्निकल सर्विसेज है। बाय एनी पर्सन, ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ whose sales or gross receipts does not exceed ₹1 crore/50 lakh in immediately preceding financial year। मैं इसका मतलब समझाता हूं, पहले लास्ट कॉलम पे आओ। नो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ इफ सच सम इज पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पसेस। मैं आपको बेटा एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनना। 194J सेक्शन 194J बेटा 194J एप्लीकेबल होता है ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल ऑब्लिक टेक्निकल सर्विसेज। आप पूरा लिख लेना, फीस फॉर प्रोफेशनल ऑब्लिक टेक्निकल सर्विसेज। चलो करना शुरू करते हैं, सिंपल बात है बेटा। दो पार्टीज होती है ना, पेयर, एक तो पेयर है जो फीस दे रहा है, और एक पेई है जिसको फीस मिल रही है। अब सुनो सुनो सुनो, उन्होंने क्या कहा बेटा, उन्होंने कहा है पेयर दो तरह के होते हैं। वही सेम बात बेटा, पहला तो है इंडिविजुअल एचयूएफ, पहला तो है इंडिविजुअल एचयूएफ, बाकी हैं अदर्स, फर्म कंपनी वगैरह, वो अदर्स में आ गए। ठीक है, अब बेटा मैंने आपको बताया हुआ है इंडिविजुअल एचयूएफ भी दो तरह के होते हैं बेटा। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, कौन कौन से, तो जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB हुआ है, और दूसरे वो जिनका ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB नहीं हुआ है। बात समझ आई? जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट हुआ है 44AB में, और जिनका नहीं हुआ है। ठीक है, लिखो बेटा ध्यान से बेटा। बेटा जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट हुआ है ना, वो सेक्शन 194J में क्या काटेंगे बेटा, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज पे बेटा टीडीएस काटेंगे। ठीक है, जिनका क्या हुआ है, ऑडिट। जिनका ऑडिट नहीं हुआ है इंडिविजुअल एचयूएफ, वो सेक्शन 194J में उन पे अप्लाई नहीं करता है, मतलब उन्हें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, नो टीडीएस। तो याद रखना, सिर्फ कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना है,
सिर्फ कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना है? जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट हुआ है। और अदर्स, इनका तो बेटा फर्क नहीं पड़ता, इनका ऑडिट हुआ हो ना हो, इनको टीडीएस काटना पड़ेगा 194J में। बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, तो बेटा टीडीएस किस पे कटना है बताना इस सेक्शन में। टीडीएस कटना है ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल ऑब्लिक टेक्निकल सर्विसेज, ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल ऑब्लिक टेक्निकल सर्विसेज। अच्छा, कितना कटना है, क्या रेट होगा, वो देखने वाली बात आती है बेटा। एक कितना टीडीएस कटना है इस फीस पे, आओ बेटा मेरे साथ साथ। कितना टीडीएस कटना है बेटा? बेटा टीडीएस कटना है 10% और 2% कटना है इन केस द पे इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर। ठीक है, तो एक याद रख लेना, अगर पेयर नहीं, पे जिसको दिया जा रही है फीस, वो अगर कॉल सेंटर के बिजनेस पे है तो 2% कटेगा बेटा, नहीं तो 10% कटेगा। तो टीडीएस बेटा कितना कटना है? टीडीएस कितना कटना है? अगर पे कॉल सेंटर के बिजनेस में है तो कटेगा बेटा 2% का, और अगर पे अदर बिजनेस में है तो कटेगा 10% का। तो अगर पे कॉल सेंटर के बिजनेस में है तो 2% कटेगा, अदर बिजनेस में है तो 10% कटेगा। ठीक है बेटा। अभी एक बात और आती है, लिमिट क्या होगी? बेटा? लिमिट क्या होगी? बेटा लिमिट रखी गई है, इफ एग्रीगेट पेमेंट मतलब पूरे साल की पेमेंट एक्सीड करती है 30,000 को फॉर ईच सर्विस सेपरेटली, दैट इज सेपरेटली फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। बेटा 30,000 प्रोफेशनल और टेक्निकल की मिला के नहीं है, 30 है। मतलब प्रोफेशनल सर्विस पे तब कटेगा जब पेमेंट 30 से ऊपर होगी, और टेक्निकल पे भी तभी कटेगा जब टेक्निकल की फीस 30 से ऊपर होगी। तो लिमिट है बेटा 30,000 रुपए पर सर्विस। और कितनी सर्विस कवर्ड है? 2, प्रोफेशनल और टेक्निकल। तो 30,000 रुपए प्रोफेशनल की, 30,000 रुपए टेक्निकल की, ये आपकी लिमिट होगी बेटा। क्लियर हुआ बेटा सबको? बात समझ आई? क्लियर हुआ सबको? अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात बेटा करना चाहता हूं, एक लास्ट पॉइंट पढ़ना बेटा। लास्ट पॉइंट, no TDS is to be deducted by individual HUF if such sum is paid exclusively for personal purposes। ये सुनना बेटा मेरी बात, छोटी सी बात है। मुझे पहले बताओ कौन से इंडिविजुअल को बेटा टीडीएस काटना है? जिनका क्या हुआ है? ऑडिट। जिनका ऑडिट नहीं हुआ उनको तो टीडीएस काटना ही नहीं है ना, तो उनकी तो बात छोड़ दो। अब सुनो, जिनका ऑडिट हुआ है बेटा, मेन बात है उन्होंने प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस बिजनेस के लिए ली है सर्विस, या उन्होंने प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए ली है। अगर तो उन्होंने बिजनेस पर्पस के लिए ली है तो बेटा सेक्शन 194G में टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर उन्होंने पर्सनल पर्पस के लिए ली है बेटा तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अज्यूम करो
मेरा टर्नओवर पिछले साल का 1,50,00,000 से ज्यादा है, 1,50,00,000 से ज्यादा है, मतलब मैंने पिछले साल अपना क्या करवाया है, ऑडिट। अब सुनो, मैंने इस साल अपने घर पे बेटा कंप्यूटर्स इंस्टॉल करे हैं घर पे, और मैंने टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट दी है 35,000 रुपए, 30,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट दी है। तो क्या 10% का टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा बेटा, क्योंकि वो जो कंप्यूटर्स इंस्टॉल हुए थे तो वो बिजनेस प्रेमाइसेस पे नहीं हुए थे, वो घर पे इंस्टॉल हुए थे। मतलब आपने सर्विस बिजनेस के लिए नहीं, आपने सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए ली है। टीडीएस नहीं करता है बेटा अगर सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए ली है, ऑल्दो आपका टर्नओवर पिछले साल का 1,50,00,000 से ज्यादा है। मतलब आपका ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है फर्क नहीं पड़ता, अगर पर्सनल पर्पस के लिए ली है नो टीडीएस। लो बच्चे, पूरा सेक्शन इस चार्ट में बेटा कवर्ड है। चार्ट्स क्लियर हो रहे हैं सबको? ऑलमोस्ट हर सेक्शन के जो थोड़े से समझने वाले हैं, हर सेक्शन के बेटा चार्ट्स बना के कर रहे हैं। आप भी ऐसे चार्ट्स बना के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा बेटा आपको। कॉपी कर लो। करें आगे चलें? चलो देखो, 194J LA हो गया। अब ये सुनना बेटा, ये M थोड़ा सा ना जरा ध्यान से बेटा, M जरा ध्यान से सुनना बेटा। पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF, तो याद रखना सिर्फ किसको कवर किया है? इंडिविजुअल HUF को। फॉर, सुनना, फॉर पहला कॉन्ट्रैक्ट वर्क, दूसरा प्रोफेशनल सर्विसेज, तीसरा कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब सुनो मेरी बात बेटा, बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क ना, वर्ड मैंने पहले भी सुना है इसके जैसा कुछ वर्ड, कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिक सब कॉन्ट्रैक्टर, है ना? अच्छा, ये प्रोफेशनल सर्विस भी सुना है ना बेटा, अभी तो करा, फीस फॉर प्रोफेशनल ऑब्लिक टेक्निकल सर्विस, सेक्शन 194 जे में, ये था 194 सी। और बेटा मैंने तो कमीशन और ब्रोकरेज भी कहीं पर सुना है 194 एच। तीनों सुने सुने से हैं बेटा, ये दोबारा आगे जान खाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करी थी वो तो 194 सी में कवर हो गई। अब यहां क्या कर रही है दोबारा से? प्रोफेशनल सर्विस की जो पेमेंट करी थी वो तो 194 जे में कवर हो गई। यहां पर क्या कर रही है दोबारा से? कमीशन और ब्रोकरेज की जो पेमेंट करी थी वो तो 194 एच में कवर हो गई ना बेटा, यहां पर क्या कर रही है दोबारा से? अब सुनना, ये पहले पढ़ो लास्ट वाला पॉइंट, फिर ना मेरे को एक दो बातें ऐड भी करानी है आपको, वो देखना। ओनली दोज individual HUF are required to deduct TDS under this section who are not covered beta, who are not covered, who are not covered अंडर सेक्शन 194C H और J। बेटा एक बात याद रखना, 194M में सिर्फ वही इंडिविजुअल HUF कवर्ड है जो 194C H J में कवर्ड नहीं है। तो पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा सी एच और जे में कौन कवर था कौन नहीं था। यहां पर बेटा एक बात ऐड करानी है मुझे आपको, पहले मैंने जान के नहीं कराई थी। सुनो, ये देखो बेटा, ये रहा 194C। मैं इसमें एक बात लिखवा रहा हूं बेटा आपको, मेरे साथ साथ ना 194C में लिखना, पेयर एक्सेप्ट individual HUF whose audit is not conducted under section 44AB। ठीक है, पहले लिखो फिर मैं आपको बताता हूं बेटा। पेयर एक्सेप्ट इंडिविजुअल HUF whose audit is not covered
whose not conducted, whose audit is not conducted under section 44AB। यही सेम लाइन है बेटा 194H में भी लिखना, यही सेम लाइन है 194H में भी लिखो। पेयर एक्सेप्ट इंडिविजुअल HUF whose audit is not conducted अंडर सेक्शन 44AB। मैं आपको समझाता हूं बेटा, पहले लिख लो फिर आपको समझाता हूं। पेयर एक्सेप्ट इंडिविजुअल HUF whose audit is not conducted under section 44AB। एक्सेप्ट वर्ड बेटा इंपॉर्टेंट है। पेयर एक्सेप्ट whose audit is not conducted, whose audit is not conducted under section 44AB। ऑब्वियस सी बात है, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, आपको समझाता हूं। और बेटा जो जे था ना, उसमें तो खैर लिखा हुआ ही था, उसमें तो खैर लिखा हुआ ही था अदर देन, मतलब एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF whose सेल्स ऑब्लिक ग्रॉस रिसीव डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ और 50 लाख इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिनका ऑडिट नहीं होता है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैं आपको बेटा समझा देता हूं, पूरा केस बहुत सिंपल है, अभी हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल बेटा, सेक्शन 194M, बेटा ये 194M कब कब अप्लाई करता है? पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी। पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। और कौन सा कवर्ड है? पेमेंट फॉर कमीशन और ब्रोकरेज। अब बेटा दिक्कत क्या हुई, सुनो, अब दिक्कत क्या हुई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है बेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करी है, ये बेटा 194C में भी कवर्ड है, और अब ये आपका 194M में भी कवर हो गया। ऐसे ही प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट 194J में भी कवर्ड है और 194M में भी कवर हो गई। और कमीशन और ब्रोकरेज ये भी बेटा 194H में भी कवर्ड है और अब 194M में भी कवर हो गई। तो दो दो सेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब हमें देखना है कब 194C करता है, कब 194M करता है, ऐसे ही कब 194J करता है, कब 194M करता है, और कब 194H करेगा, कब 194M करेगा। मैं आपको बताता हूं बेटा, सुनो बेटा, इन तीनों में ना एक बात कॉमन है, सुनना मेरी बात। 194C, J और H जो तीनों सेक्शन थे ना, जो तीनों सेक्शन थे उसमें ऑल पेयर्स कवर्ड है, मतलब हर पेयर को टीडीएस काटना पड़ेगा, हर पेयर को, चाहे इंडिविजुअल HUF हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, सबको काटना है टीडीएस। एक्सेप्ट किनको नहीं काटना है? जिनका बेटा ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB नहीं होता है, उनको नहीं काटना है। एक्सेप्ट इंडिविजुअल HUF, एक्सेप्ट इंडिविजुअल HUF जिनका ऑडिट नहीं होता है 44AB में इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उनको CJH में नहीं काटना है टीडीएस, उनको काटना है बेटा 194M में। तो मेरे को बताओ 194M में टीडीएस कौन काटेगा बेटा? इंडिविजुअल HUF टीडीएस काटेगा, जिसका हुज ऑडिट इज, कौन काटेगा? हुज ऑडिट इज
not conducted under section 44AB in immediately preceding फाइनेंशियल ईयर। तो एक बात मुझे बताओ, सुनो, मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं, ठीक है, इंडिविजुअल हूं या एचयूएफ हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी, या मैंने कमीशन की पेमेंट करी, या मैंने ब्रोकरेज की पेमेंट करी, या मैंने प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट करी, तो मैं 194 एम में आऊंगा या सीजेएच में आऊंगा? वो डिपेंड करता है बेटा मेरा पिछले साल ऑडिट हुआ है या नहीं। अगर तो मेरा ऑडिट हुआ है तो मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा सीजेएच में, और अगर मेरा ऑडिट नहीं हुआ है पिछले साल तो मुझे काटना पड़ेगा 194 एम में। अच्छा, अगर मैं फर्म हूं, कंपनी हूं, तो बेटा फर्क नहीं पड़ता, आपका ऑडिट हुआ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप सीजेएच में ही काटोगे। मतलब 194 एम सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पे अप्लाई करता है, और वो भी वो जिनका ऑडिट कंडक्ट नहीं हुआ है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिनका ऑडिट बेटा नहीं हुआ है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये डिफरेंस है बिटवीन सी, जे एंड एच और एम में। और कितना टीडीएस कटेगा बेटा एम में? एम में क्या कटेगा टीडीएस, पढ़ना जरा, आओ। ये देखो बेटा, एम में कितना टीडीएस कटेगा? 5% का बेटा टीडीएस है, 5% का टीडीएस है। अगर अमाउंट इज पेड 50 लाख तो टीडीएस कटेगा बेटा 5% का। अगर बच्चे कितने रुपए की पेमेंट करी है बेटा? 50 लाख रुपए की। अगर पेमेंट करी है 50 लाख रुपए की, कॉपी करो बेटा, फिर करना शुरू करते हैं। कॉपी कर लो इसे। क्लियर हुआ बेटा डिफरेंस सी, जे, एच और एम में? तो बेटा देखने वाली बात पता ये है, कौन काट रहा है टीडीएस बेटा? इंडिविजुअल एचयूएफ काट रहा है या फर्म कंपनी काट रही है? इंडिविजुअल एचयूएफ काट रहा है तो उसका ऑडिट हुआ है या नहीं? अगर नहीं हुआ है एम अप्लाई करेगा, हुआ है तो सीजेएच अप्लाई करेगा, फर्म कंपनी कर रही है सीजेएच अप्लाई करेगा। ठीक है, लो बेटा,